हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस का क्लास 7th का 11वां चैप्टर। जो चैप्टर का नाम है प्रकाश। जो लोग क्लास 6 नहीं पढ़े हैं हमारे चैनल पर जाकर पढ़ लीजिए। और 7th का जो है 10 चैप्टर जो है ऑलरेडी हो चुका है। जो नहीं पढ़े चैनल पे जाकर वीडियो है उस जाकर पढ़ लीजिए। चलिए, यह जो है एनसीईआरटी है, लाइन बाय लाइन। कोई भी एग्ज़ाम हो जो है ये एनसीईआरटी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में देखा गया बीपीएससी टीआरई 1 में देखा जाए तो जो है एनसीईआरटी से ही हूबहू अगर 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लिया जाए ज्योग्राफी से, तो उनमें से 25 क्वेश्चन जो है हूबहू एनसीईआरटी बुक से ही आ जाता है। तो इसलिए तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और आजकल जो है सभी के लिए एनसीईआरटी महत्वपूर्ण। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण एनसीईआरटी है। तो चलिए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सही कथन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये कथन, ये स्टेटमेंट सही है। प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्रदान करता है। दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्रदान करता है। दोनों कथन क्या है? सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए चमकदार पृष्ठ सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? परावर्तित होता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए सतह पर पड़ता है तो हम इससे जो है प्रकाश को परिवर्तित कर सकते हैं। ये सही है। चमकदार पृष्ठ, चमकदार पॉलिश किया हुआ सतह हो तो उसमें जब प्रकाश डालेगा तो वो क्या होगा? तो उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। पड़ता है तो ये भी हो जाएगा। प्रकाश के पथ को नहीं परिवर्तित कर सकता, गलत है। प्रकाश के पथ को, यानी प्रकाश को जो रास्ता है सीधा जा रहा है उसे टेढ़ा कर देंगे। इस प्रकार हम नहीं कर सकते। ये ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन 3, जबकि ये गलत है। जैसे कि अगर आईना ले लीजिए, उसे अगर कहीं से अगर रोशनी आ रहा है तो इसे आईना रोशनी को डालिए और थोड़ा तिरछा करे, देखिए प्रकाश इधर आ रहा है, उधर लौट, इससे परावर्तित होकर दूसरे दिशा में चले जाएगा। तो ये क्या है? प्रकाश को हम परिवर्तित कर सकते हैं, दूसरी दिशा में ले जाया जा सकता है। तो ये जो है तो कथन जो है क्या पूछा है? कर सकते हैं। केवल 1 और 2 सही है इसका आंसर। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाल दिया जाए। उदाहरण के लिए आप देखते हैं, स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा? कोई पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। यानी कोई अगर पॉलिश, मान लो पूरा पॉलिश किया हुआ दीवार है तो वह भी दर्पण का कार्य करेगा। कोई चम्मच है, चम्मच जो है पूरा पॉलिश किया हुआ है, चमकता है तो वह भी एक दर्पण का कार्य करेगा। अगर चम्मच पर प्रकाश पड़ता है तो चम्मच से प्रकाश परावर्तित हो जाएगा, दूसरे दिशा में मुड़ जाएगा। तो ये क्या है? उस कार्य करता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है?
अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। जब दर्पण के जैसे अधिक चमकदार जब दर्पण के जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश आपतित होती है तो याद रखना परिक्षेपण होता है, नहीं, नियमित रूप से परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक विधि यह है कि इसे चमकदार पृष्ठ डाल दिया जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती हैं। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकते हैं। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन डैश कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, जो भी क्लास 6 नहीं पढ़े हमारे चैनल पर जाके पढ़ लीजिए। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको यह क्रियाकलाप है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित किया था? यानी आपने कभी ये क्या है, टॉर्च का जो है प्रकाश जो है किसी दर्पण पर डाले और उसका जो है प्रकाश दूसरे दिशा में कन्वर्ट हो गया हो। पांचवा है, जब एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखते हैं तो दर्पण में मोमबत्ती का कैसा प्रतिबिंब बनेगा? यानी कह रहा है एक समतल दर्पण है, उसके सामने एक जलता हुआ मोमबत्ती रखिए तो उससे जो है किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, इसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर जैसे क्या है, यहाँ पर फिगर दिया, जैसे क्या एक समतल दर्पण हुआ और यहाँ पर एक मोमबत्ती जलता हुआ दिखाई दे रहा है, सामने रखा है। तो याद रखना यहाँ जो है इसका जो आंसर जैसे क्या हुआ, इसका आंसर क्या होगा? सीधा तथा मोमबत्ती के समान साइज का होगा। ये सही है, सीधा होगा मोमबत्ती। समतल दर्पण है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब समान साइज का होता है और सीधा होता है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उल्टा तो नहीं होगा, जब भी वास्तविक होगा तब उल्टा होगा। सीधा तथा मोमबत्ती से छोटा नहीं होगा, उल्टा तथा मोमबत्ती के समान उल्टा तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती के लो को दर्पण के देखने को प्रयत्न कीजिए। देखिए उसे जलाने के बाद ऐसा एक प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे मोमबत्ती यहाँ पर रखा हुआ कि ये जल रहा है मोमबत्ती, इसी प्रकार इतना ही साइज का दर्पण के पीछे दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत है जैसा कि इसी प्रकार एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। इस प्रकार प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा बिंब के समान अमाप साइज का दिखाई देता है। छठा नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। कहता आभासी, सीधा। आभासी होगा, हमेशा सीधा होगा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान साइज दिखाई देगा। अब देखते हैं, जैसे ही एक वस्तु समतल दर्पण की ओर बढ़ती है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? मान लिया यहाँ क्या है, दर्पण है और यहाँ वस्तु था, इतना वस्तु था, इसके सामने इतना वस्तु बन रहा है। फिर इस मनवा यहाँ पर ला दिया इस वस्तु को, तब इसका प्रतिबिंब में जो है किस प्रकार का आकार बनेगा? बढ़ता हुआ आकार बनेगा, घटता हुआ आकार, अपरिवर्तित रहे, क्योंकि समतल दर्पण अगर यहाँ जितना है इसका प्रतिबिंब यहाँ भी रखेंगे उतना बने, तो अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? पीछे बढ़ता है। यह सीधा होता है, बिंब के साइज समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब दूरी दर्पण के समान बिंब की दूरी के बराबर होता है। अर्थात ये कह रहे हैं
कि ये समतल दर्पण हुआ, जितना यहाँ पर वस्तु है, मान लेते यहाँ पर ये वस्तु है, तो इनके बीच जितना दूरी हुआ तो दर्पण के पीछे उतना दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ जितना दूरी हुआ दर्पण से उतने ही दूरी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। यदि आप एक समतल दर्पण के सामने दाहिने हाथ से अपने बाएं कान को स्पर्श कीजिए, यानी कि एक समतल दर्पण है, आप जैसे इमेज अपने चेहरे को, फेस को देखते हैं, अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं कान को स्पर्श कीजिए, जैसे दाहिने हाथ है, अब बाएं कान को स्पर्श कीजिए, तो यह दर्पण में क्या दिखेगा? उल्टा दिखेगा। दर्पण में आपको लगेगा, याद रखना, आप बायां कान को छू रहे तो दर्पण में आपको लगेगा दायां कान छू रहे हैं। तो दाहिने कान को दाहिने हाथ से स्पर्श किया है, बाएं कान को, बाएं हाथ से नहीं, बाएं कान को दाहिने कान, बाएं कान को दाएं हाथ से स्पर्श नहीं, बाएं कान को दाहिने कान को दाहिने हाथ से स्पर्श नहीं, बाएं कान को बाएं हाथ से नहीं हो जाए, दाहिने कान को बाएं हाथ से स्पर्श किया है, इस प्रकार उल्टा हो जाएगा। किसके यह देखना, उल्टा थोड़े, दाहिने कान को बाएं हाथ, नहीं, यहाँ पर जो है ये समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा समान आकार, उल्टा नहीं होगा। दाहिने हाथ कान को बाएं हाथ से, हाँ उल्टा इसके स्पर्श हो जाए, क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखते किस पर, एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। आपने दक्षिण हाथ को ऊपर उठाइए, आपको प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ ऊपर उठता है, प्रतिबिंब में कौन सा हाथ ऊपर उठता है। आपने अपने वाम यानी बामा कान को स्पर्श कीजिए, आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है, ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। ध्यान दीजिए कि केवल पास में ही यह अदला बदली हुई है, प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नीचा नहीं दिखाई देता है, अदला बदली हुई है, इधर का हाथ उधर का, यानी ये कह रहा है अगर मान लिया जाए इस साइड में अगर छोटा हाथ है, इस साइड में बड़ा हाथ है, तो प्रतिबिंब में समतल दर्पण में क्या हो जाएगा, तो ये प्रतिबिंब बनेगा इतना ही, लेकिन ये बड़ा हाथ हो जाएगा इस साइड में और इस साइड में छोटा हो जाएगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन प्रतिबिंब उल्टा नीचे ऊपर उल्टा नहीं होगा, उल्टा क्या होगा, इधर का साइड इस साइड दिखाई देगा, उधर का साइड इस साइड दिखाई देगा, ये होगा। ना कि ये इस तरह है, इसका प्रतिबिंब इस तरह ऊपर तीर है नीचे तीर नज़र आएगा, इस तरह उल्टा नहीं होगा। उल्टा इस प्रकार होगा, जैसे इधर छोटा है तो ये इस तरफ बड़ा आ जाएगा, इस तरफ बड़ा आ जाएगा, इस तरफ छोटा आ जाएगा, यानी इधर का हाथ उस टाइप का दिखाई देगा, ये होगा। स्टेनलेस स्टील की एक प्लेट सीधे और वस्तु के आकार के समान है का प्रतिबिंब देती है। स्टेनलेस स्टील की प्लेट समतल दर्पण की सतह कार्य करता है। समतल दर्पण समतल दर्पण है, स्टील है, सीधे और वस्तु के आकार में। स्टेनलेस एक प्लेट है, सीधे है, सीधा टाइप का है, वस्तु के आकार के समान और आकार का प्रतिबिंब देती है। स्टेनलेस आकार का समान, वस्तु का आकार समान है और आकार समान आकार का प्रतिबिंब, यानी 2 सेंटीमीटर वस्तु है तो 2 सेंटीमीटर ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये क्या समतल दर्पण होगा। पहली तथा बूझो सायंकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपने प्रतिबिंब देखा। अरे यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है, मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है,
पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाली पृष्ठ पर उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा है। यह चम्मच भी एक प्रकार का दर्पण की भांति कार्य करती है। 10वां नंबर देखते हैं, जब हम अपने चम्मच के पीछे से अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हम एक सीधा आभासी उल्टा नहीं, एक सीधा वास्तविक प्रतिबिंब, छोटा और आभासी वास्तविक और उल्टा, याद रखना इसका आंसर भी छोटा और हम अपने चम्मच के पीछे से अपना प्रतिबिंब देखते हैं। चम्मच पीछे वाले से जो है छोटा और आभासी प्रतिबिंब होगा, क्योंकि यह उत्तल दर्पण का कार्य करेगा। जबकि आप चम्मच भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए हो सकता है। इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। जब हम अपने चम्मच के पीछे, जिसे उत्तल सतह कहते हैं, से अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें छोटा और आभासी प्रतिबिंब देगा। दीपा ने एक स्टील का चम्मच लिया और चम्मच के बाहरी भाग को अपने चेहरे के नज़दीक लाकर चम्मच में अपने प्रतिबिंब को अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके लिए अवलोकन प्रतिबिंब सही व्याख्या करता है? चम्मच का बाहरी सतह से पूछ रहा है, यानी इस प्रकार मान लेते हैं, इस प्रकार चम्मच है, तो ये इस प्रकार चम्मच है, तो इसका जो ये बाहरी सतह वाले से उन्होंने प्रतिबिंब को देखा किस प्रकार बन रहा है। ये अंदर वाले ने, अंदर वाले जो है अवतल दर्पण का कार्य करेगा, बाहर वाले जो है उत्तल दर्पण का कार्य करेगा। चलिए देखते हैं प्रतिबिंब। चम्मच का बाहरी भाग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता और छोटा प्रतिबिंब गलत, अवतल दर्पण जबकि उत्तल दर्पण कार्य करता है। दूसरा देखते हैं, चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये सही है। देखिए ये चम्मच है, ये पीछे वाले भाग को बाहरी भाग कहते हैं, अंदर वाले भाग को याद रखना अवतल दर्पण कहते हैं, जबकि बाहरी वाले भाग को उत्तल दर्पण कहा जाता है। क्या? उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण के भांति कार्य करता है। 12वां नंबर से, हम अपने चम्मच की बाहरी सतह से अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। हम एक आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब देख सकते हैं। चम्मच किस दर्पण की भांति कार्य? क्या बोला? एक आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब, आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, तो याद रखना ये उत्तल दर्पण में हम देख सकते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण के भांति कार्य करता है, जबकि बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण के भांति कार्य। 13वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही कथन की पहचान। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण के भांति कार्य करता है, सही है। चम्मच का बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है, ये भी सही है। चम्मच का बाहरी पृष्ठ से बना प्रतिबिंब छोटा आभासी प्रतिबिंब, ये तीनों कथन जो है सही है। ये जब चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण के भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण के भांति कार्य करता है। चम्मच के बाहरी पृष्ठ से अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें छोटा आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा। 14 नंबर, निम्नलिखित कथनों सही कथन की पहचान करें। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते, सही है।
मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। याद रखना ये गलत है। प्रकार का पद आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये भी सही, ये सही है। अवतल दर्पण से वास्तविक आभासी दोनों प्रकार की, ये सही है। अवतल दर्पण में दोनों प्रकार आभासी, बड़ा छोटा बराबर, ये सब बनता है। तो इसका आंसर देखते हैं। ये आंसर जो है सभी कथन जो है सही है। यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे कागज की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए क्रियाकलाप। समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सका था। इस प्रकार प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी। अवतल दर्पण में किस किस प्रकार में? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है, या बराबर भी हो सकता है, क्योंकि वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, उल्टा बनेगा। यह हो सकता है प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी, दोनों प्रकार के हो सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, याद रखना। वास्तविक जैसे वर्ड आ गया, उल्टा प्रतिबिंब होगा। तो याद रखना, हमेशा उल्टा उसका प्रतिबिंब होगा, हमेशा सीधा होवे नहीं करे। जैसे वास्तविक की बात आया, उल्टा प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, याद रखना। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी। किसी बिंब का अवतल द्वारा, क्या बोल रहा? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो याद रखना, क्या बोला? आभासी, सीधा से बड़ा। तो याद रखना, ये अवतल दर्पण हुआ, ये हुआ पोल, ये हुआ फोकस, उसके बाद ये हुआ वक्रता केंद्र। तो याद रखना, अगर इसका प्रतिबिंब फोकस और पोल के बीच है तो इसका प्रतिबिंब जो है, इसका प्रतिबिंब याद रखना कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ इस साइड में बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। तो याद रखना कहाँ होगा? दर्पण के ध्रुव तथा पोल मतलब वही ध्रुव, मुख्य फोकस के बीच होगा इसका आंसर। इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे वस्तु के अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखना चाहिए। अब देखते हैं, किसी आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जा सकता है? यानी कोई डॉक्टर है जिसका आँख, कान, नाक, गले को निरीक्षण करना है, देखना है, तो इसे किस दर्पण का प्रयोग? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो कोई मन कान में कुछ देखना है डॉक्टरों को, तो उसे बड़ा प्रतिबिंब करके देखना पड़ेगा ना।
तब ना अच्छे से दिखाई देगा। तो इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग अनेक परियोजनाओं के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक, गले की निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों को द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण वही उत्तल नहीं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जब वस्तु की स्थिति दर्पण के अंत व ध्रुव P के बीच हो तो दर्पण के अंत और अनंत और ध्रुव के बीच है तो आवाज क्या बोला? उत्तल दर्पण दो बनने वाला प्रतिबिंब प्रकृति क्या? जब वस्तु स्थिति दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच हो तो याद रखना उत्तल दर्पण है तो आभासी सीधा। क्या आपने उत्तल दर्पण के बिंब किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित होती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी सीधा छोटी होती है। वाहनों में लगे साइड मिरर किस प्रकार दर्पण बनाते हैं? उत्तल दर्पण। वाहन में मोटरसाइकिल या कार व सब में शीशा लगा होता है वो क्या? उत्तल दर्पण का कार्य करता है। उत्तल दर्पण क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है, सीधा, छोटा सीधा। क्या अपने वाहनों, पार्श्व दर्पणों, साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पण को पहचान सकते? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र का प्रतिबिंब अपने अंदर बना सकते हैं, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र है उसका प्रतिबिंब छोटा करके बना सकते हैं। अतः यह चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र वाहनों को देखने में सहायता करते हैं, यानी पीछे लगा रहता है गाड़ी कितना पीछे में किस प्रकार चीज़ें हैं, कितना गाड़ी है कि भी इस तरह देखने के लिए जो है क्या आता है। कौन सा दर्पण चालकों को पीछे की अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र वाहनों को देखने की सहायता करते हैं? उत्तल दर्पण। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन नहीं है। आवर्धन लेंस वास्तविक में एक प्रकार का लेंस है। दर्पण का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों दर्शकों, दूरबीनों तथा सूक्ष्म दर्शकों में किया जाता है। वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे होता है उत्तल लेंस कहते हैं, ये भी सही है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ये भी सही है। असत्य कथन जो है बी है। यहाँ पर क्या बोला? दर्पण का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीनों, दर्शियों का यहाँ पर जो है ये सभी कथन जो हैं सही है, लेकिन फिर भी ये कहाँ गया?
सत्य कथन कौन नहीं है? आवर्धन लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस है। दर्पण का उपयोग व्यापक रूप से चश्मे, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। ये गलत है। दर्पण का उपयोग नहीं, लेंस में चश्मे, दूरदर्शकों, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। दर्पण का उपयोग नहीं करते। देख, लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची का उपयोग अन्य उपयोगों को जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इसी सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस है, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं। वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस होते हैं। मोटे जो प्रतीत होते बीच में उत्तल लेंस, किनारे की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं। किनारे की अपेक्षा बीच में अगर पतला महसूस, किनारा मोटा है बीच में पतला है तो अवतल लेंस कहना। किनारा मोटा बीच पतला। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं। लेंस क्या पारदर्शी होता है तथा इसमें प्रकाश गुजर सकता है। प्रकाश गुजर सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार। बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बिंबों की प्रकृति, साइज बदलते हैं। अवतल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश की अभिसरित अंदर की ओर मुड़ कर देता है। व्यापक तो सही नहीं है, तो याद रखना कथन 2 जो है सही नहीं। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ कर देते हैं, इसीलिए इस अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित बाहर की ओर मोड़ना करता है, अतः इस अभिसारी लेंस कहते हैं। हमने दर्पण के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज बदल सकते हैं। अवतल लेंस को डैश लेंस माना जाता है। अवतल लेंस को याद रखना अपसारी लेंस। उत्तल लेंस या तो अवतल लेंस या क्या दिया गया उत्तल, या देखना अवतल लेंस को अपसारी लेंस। ये अवतल लेंस हुआ, अवतल लेंस को क्या अपसारी लेंस, और अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित बाहर की ओर मोड़ना, यानी क्या अवतल लेंस क्या कहता है, आपतित प्रकाश यानी आने वाले प्रकाश को अपसरित करता है। अपसरित का मतलब बाहर की ओर मोड़ता है, मोड़ना, बाहर की ओर मोड़ना। करता आता इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस का गुण क्या है, एक बिंदु पर प्रकाश किरणों को अंदर की ओर ना है, यही आंसर सही होगा। सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर आए। उत्तल लेंस क्या है, प्रकाश को अंदर की ओर अभिसरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित बाहर की ओर मोड़ना करता है, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देते?
याद रखना ये देखिए सूरज के विपरीत। क्या आपने प्रकाश में कभी इंद्रधनुष देखा? आपने ध्यान दिया होगा कि यह प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है। जब सूर्य आकाश में स्थित के पास होता है, इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंग धनुष के रूप में दिखाई देते हैं। बारिश के बाद इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं। सूर्य के प्रकाश इंद्रधनुष में कितने रंग होते? इंद्रधनुष में याद रखना 7 रंग होते हैं। 7 रंगों का इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में वर्ण रंग होते हैं। मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी आपने देखा होगा। जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे भी रंगीन दिखाई देते हैं। इसी प्रकार प्रकाश किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। तेजी से घूमने वाले न्यूटन के डिस्क का रंग कैसा प्रतीत होता है? लगभग सफ़ेद प्रतीत होता है। क्या होता है? सफ़ेद। यानी ये रंग वाला डिस्क है, हरा, नीला है, ब्लू है, इस प्रकार का है। हरा है, नीला है, बैंगनी है, ब्लू है, लाल है, इस प्रकार इसमें डिस्क है। इसको जब घुमाता है तो पूरा स्पीड जब घूमने लगता है तो सब जो रंग जो हैं एक कलर देखने लगता है। सिर्फ क्या देखने लगता है? सादा टाइप का कलर देखने लगता है। घूर्णन कर घूम सके डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है, सफ़ेद रंग। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। 12वां चैप्टर जो है नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे जो है, और जो है हिस्ट्री का क्लास चालू करने जा रहे हैं। और जो है ये इसका जो है 7th क्लास का ख़त्म हो जाएगा अगले दिन जो है। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे? 8th क्लास का चालू करेंगे। और जो है क्लास 8 का जो है हिस्ट्री का क्लास चालू किए जा रहे हैं।